नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चन हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और बार बार इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और ये सभी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, आपका जो समय है वो कीमती है और यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेहतरीन प्रश्नों का ये वीडियो। इसमें आपको जो टोटल क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं टोटल 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन का ये वीडियो हो जाएगा। और इसी तरह से जो हमारे बाकी सब्जेक्ट है उन सभी की वीडियो जो है आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है ये हम देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आज की वीडियो का वो हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान को माना गया है। तो भारतीय संविधान को क्या माना गया है ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहां पर बनता है, जो भारतीय संविधान है उसको माना गया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। ठीक है, तो डी यहां पर जो है आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। और जो भारतीय संविधान है वो जो है अर्ध संघात्मक संविधान भी माना जाता है। तो ये आप यहां पर लिख लीजिए, जो भारतीय संविधान है उसको अर्ध संघात्मक जो है संविधान भी माना जाता है। ठीक है, तो अर्ध संघात्मक संविधान भी कहा जाता है जो हमारा भारतीय संविधान है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो भारत में जो संविधान दिवस है वो मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है ये आंशिक रूप से पारित हुआ था। ये कैसे हुआ था? तो ये हुआ था यहाँ पर आंशिक रूप से जो है पारित हो जाता है, पूर्ण रूप से नहीं होता, ये होता है यहाँ पर आंशिक रूप से। और अगर पूर्ण रूप की बात करेंगे तो पूर्ण रूप से जब संविधान पारित होता है तो वो होता है हमारा 26 जनवरी को। ठीक है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूर्ण रूप से। ठीक, आंशिक रूप से कब हुआ है? तो आंशिक रूप से हुआ है 26 नवंबर, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। ये आंशिक रूप से कब हुआ है, ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को लिख देंगे। और ये पूर्ण रूप से कब लागू हुआ है, तो ये लिख देंगे आप 26 जनवरी को। ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग आपके बनते हैं। दो क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। तो किसकी समानता का? अभिव्यक्ति और विश्वास की, हैसियत और अवसर की, विचार और अभिव्यक्ति की, या अवसर और अभिव्यक्ति की। तो किसकी जो है समानता का वचन देता है जो हमारा संविधान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो हमारा संविधान है वो नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, तो यहां पर जो प्रतिष्ठा शब्द है, हैसियत को जो है आप प्रतिष्ठा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो संविधान में जो है आपका प्रतिष्ठा शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया है हैसियत की जगह पर। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है हमारा संविधान अपने सभी नागरिकों को। ठीक, इतनी बात आपको पता होना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है। तो मूल उद्देश्य अगर आप जानते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य, तो जो मूल उद्देश्य है वो हो जाएगा यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को, ठीक है, उसको जो है सुरक्षित करना, ये हो जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य।
ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चनों को जो है आपको अच्छी तरह से देख लेना है, और ये आपका पैट का एग्जाम आ रहा है, एलटी ग्रेड का आ रहा है, जीआईसी का आ रहा है, सभी में जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन बनता है भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है। सामाजिक समानता का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? तो सामाजिक समानता का जो अर्थ है वो हो जाता है आपका समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो सामाजिक समानता का अर्थ है वो हो जाता है जितने भी हमारे समाज के सभी वर्गों के लिए जो है समान अवसर पैदा करना। विकास जो है वो भी समान, उनमें भी समान अधिकार है सभी का, और जो सामाजिक वस्तु और सेवाओं तक जो पहुंच है उसमें भी जो है समान अवसर मिलने चाहिए, और सभी की जो है वहां पर तक पहुंच होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख यहां पर नहीं दिया गया है? तो संविधान में जो है विश्वास की स्वतंत्रता का उल्लेख दिया गया है। विचार की जो स्वतंत्रता है, आप विचार कर सकते हैं कुछ भी, वो भी दिया गया है। और धर्म और उपासना की भी जो है स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता जो है यहाँ पर नहीं दी गई है। तो सी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है संविधान में, तो संविधान में जो है आर्थिक स्वतंत्रता का जो है कोई भी जिक्र नहीं आता है। जो इकोनॉमिक लिबर्टी है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहां पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? इसमें से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? चार ऑप्शन है, आपको जो है सेलेक्ट करना है। संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो मुख्य विशेषता में आपका जो लिखित संविधान है, पढ़कर देखते हैं एक बार। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शक्तियों का वितरण भी किया गया है वहां पर, और अर्धसंघीय संरचना भी है। ठीक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन प्रतिबद्ध न्याय तंत्र नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, और ये हो जाता है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? जिस तरह से हम आपको यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन इसके करा रहे हैं संविधान के, उसी तरह से आपको 100 क्वेश्चन के सभी वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आपका ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक भी मिल जाएगी, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही चल ही रहा है, हिस्ट्री भी मिल जाएगी। तो सभी के जो है 100 क्वेश्चन की यहाँ पर क्लास चल रही है शाम को। ठीक है, तो वो भी आपको देख लेनी है। चलिए देख लेते हैं फिलहाल क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो कौन सी है जो मुख्य विशेषता नहीं है? सेम क्वेश्चन है, लेकिन आंसर जो है हमारे यहां पर अलग दिखाए गए हैं। तो यहां पर देख लेते हैं लिखित और विस्तृत संविधान, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। द्विस्तरीय सरकार, तो ये गलत हो जाएगा। द्विस्तरीय सरकार जो है हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और ये ही आंसर जो है आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है त्रिस्तरीय जो सरकार की जो है व्यवस्था है। 3 स्तर में कौन कौन से आ जाएंगे? तो एक तो आ जाता है आपका केंद्र, ठीक है, एक आ जाता है आपका राज्य, और एक आ जाती है आपकी जो आपकी है स्थानीय सरकार। ठीक है, तो 3 प्रकार की सरकार का जो है उल्लेख आपके संविधान में किया गया है। ठीक, आपसे पूछा कौन सी विशेषता नहीं है, तो यही है जो आपकी विशेषता नहीं है। एकल नागरिकता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट कौन सा नहीं है? तो बी जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की है कलकत्ता में, तो वो की है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, उसके तहत की गई थी, और इसकी जो स्थापना वो की गई थी 1774 ईस्वी में। ठीक है, एक्ट था वो था आपका 1773 का, जो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और ये की गई थी आपकी 1774
1974 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, एक्ट कब का था? दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं। एक्ट था ये रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 में आ जाता है, सभी को पता है, सबने पढ़ रखा होगा ये। और जो इसकी स्थापना हो जाती है वो 26 मार्च 1774 को इसकी स्थापना हो जाती है और द लेटर्स ऑफ पेटेंट जो है वहां पर जारी कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में किसके द्वारा हस्तलिखित था? जो मूल भारतीय संविधान है वो किसके द्वारा हस्तलिखित है, ये आपको बताना है। हस्तलिखित की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, ये आपको देख लेना, हस्तलिखित की बात हो रही है। तो जो हस्तलिखित है वो हो जाता है यहाँ पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ठीक है, इन्होंने जो है पूरे संविधान को हाथ से लिखा था और इन्होंने जो है उस पर जो है बड़े, इनकी जो राइटिंग थी वो बड़ी सुंदर थी, तो इसलिए जो है इनसे जो है संविधान को लिखवाया गया था। तो डी हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो संविधान की आत्मा कहा जाता है आपका प्रस्तावना को। और संविधान निर्माण सभा के एक सदस्य थे, उनका नाम था पंडित ठाकुरदास भार्गव। उन्होंने जो है संविधान को एक अति मूल्यवान भाग बताया था। ठीक है, और ये संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है। और उन्होंने कहा था कि ये ऐसा तंत्र है जिसको संविधान जो है मापा जा सकता है, जिसमें संविधान को मापा जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो वो जो नेतृत्व है वो किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो आपकी अनंतरिम सरकार थी, तो वो उसका जो घोषणा हुई थी वो हुई थी आपकी 24 अगस्त 1946 को। कब हो जाती है? 24 अगस्त में होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर कि कैबिनेट मिशन कब आया था? तो ये आया था आपका 1946 में। ठीक है, और मैच करने के लिए भी ये क्वेश्चन जो है दे दिया जाता है। तो 24 अगस्त 1946 को जो है घोषणा होती है कैबिनेट मिशन की, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू को पहला जो है उपाध्यक्ष वहां पर बना दिया जाता है। ठीक है, तो नेतृत्व कौन करते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसका नेतृत्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? तो किसके द्वारा पेश किया गया है ये आपको बताना है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पेश किया जाता है आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। डेट भी इसकी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हो जाता है 13 दिसंबर को ये पेश किया जाता है और 1946 को जो है यहाँ पर ये पेश किया जाता है। ठीक है, संविधान जो आपका प्रस्तावना है और उद्देश्य प्रस्ताव जो है यहाँ पर पेश कर दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? जो भारत के संविधान उसकी प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है आमुख। ठीक है, ये भी जो है क्वेश्चन बना है हमारा। और पिछली बार जो पैट की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2023 में जो परीक्षा हुई थी उसमें जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। तो ऐसे का ऐसी जो है क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो आमुख जो है उसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है हमारा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर M.N. राय, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था M.N. रॉय ने। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए नाम इनका। और इसके अलावा ये तो बात है 1934 की, जब 1935 की, ठीक है, जब इनके द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी 1936 में जो है एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और ये होता है आपका फैजपुर में। तो वहां पर भी जो है संविधान सभा की मांग की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो उनको जो है
संविधान सभा के जो है अर्थ और महत्व की व्याख्या जो है वहां पर की जाती है, और वो कहते हैं कि हम जो है एक संविधान अपना बनाएंगे। ठीक है, तो 1936 में फैजपुर का जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वहां पर भी जो है इसका जो है प्रस्ताव रखा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, संविधान, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये क्वेश्चन बार बार बनता है आपका, कितनी महिला सदस्य हो जाती हैं आपकी जो भारतीय संविधान है? तो इसमें जो महिलाओं की संख्या है वो हो जाती है 15। ठीक है, 15 महिलाओं की संख्या हो जाती है। कौन कौन सी ये महिलाएं हो जाती है, नाम आपके यहाँ पर दिखाए गए हैं। और अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर 15 महिलाएं हैं। नाम देख लेते हैं, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षायनी, बेगम एजाज, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती, पूर्णिया, राजकुमारी, रेणुका, और इसके अलावा आ जाती हैं आपकी कौन कौन सी हैं, सरोजिनी नायडू हैं, और सुचेता कृपलानी है, विजयलक्ष्मी पंडिता और एनीएम है। ठीक है, तो ये 15 महिलाएं हो जाती हैं जो संविधान सभा में जो है जाती हैं। ठीक है, तो 15 महिलाएं सदस्य वहां पर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जो आपका सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा की जो परीक्षा होती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो हो जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो बी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं, ये हो जाते हैं पहले अस्थायी अध्यक्ष। कैसे हैं ये हैं आपके अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अगर स्थायी आपसे पूछ लिया जाएगा तो स्थायी हो जाते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पर अलग अलग हैं और दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अस्थायी की बात करेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं, और स्थायी की बात करेगा तो वो हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर पूछा गया था पहले अध्यक्ष, तो इसका जो करेक्ट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो हो जाता है 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? किसने रखा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया है, तो ये रखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो डी हो जाता है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसके बाद संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। जो अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो अल्पसंख्यकों की उप समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम हो जाता है यहाँ पर एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारी कमेटियां होती हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू की हो जाती है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। और एक आपसे पूछा जाता है जो आपकी हो जाती है संचालन समिति के, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। तो कई सारी समितियां होती है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो एक एक करके जो है क्वेश्चन यहाँ पर आते रहेंगे आपके इसी तरह के। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो हो जाते हैं यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था? तो भारत का जो संविधान है वो लिखा गया था 2 वर्षों में, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्ष में, या 3 वर्ष से अधिक अवधि में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लिखा गया है यहाँ पर 2 वर्ष से अधिक हुए थे और 3 वर्ष से कम हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि इसमें जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय यहाँ पर लगता है। 2 साल हो जाते हैं, या इनको जो है वर्ष कहा जा सकता है। 2 साल और 11 माह और 18 दिन। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर संविधान सभा का जो है पूरा लिखा गया था। ठीक इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये, भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो सबसे पहले जो अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा वो कब अपनाया गया था?
तो संविधान सभा के द्वारा जो ये अपनाया गया था वो अपनाया गया आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर तो ये अपनाया गया है और ये अपनाया गया है यहाँ पर आंशिक रूप से। ठीक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और इसके अलावा जब पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो हुआ है आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया। तो वही क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कब पारित किया गया है। तो ये पारित किया गया है आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, पारित की बात हो रही है यहाँ पर, कब पारित ये कर दिया जाता है। ठीक है, संविधान सभा द्वारा। पूर्ण रूप से नहीं लिखा हुआ है तो पूर्ण रूप से आप नहीं बताएंगे, वरना कुछ जो है यहाँ पर आंसर कर सकते हैं इसका 26 जनवरी 1950, जबकि ये जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया संविधान सभा को जो है संविधान को पारित कब किया गया था। ठीक है, तो डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। कौन सा है जो निर्माण में योगदान नहीं देगा। तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो योगदान नहीं देता है उसमें आपका आ जाएगा औद्योगिक क्रांति, क्योंकि ब्रिटेन में जो है संसदीय लोकतंत्र है वहां से भी कुछ लिया गया है, रूस में समाजवादी क्रांति है वहां से भी जो है योगदान आ रहा है, अमेरिका से भी जो है योगदान आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है योगदान नहीं आ रहा है औद्योगिक क्रांति से। ठीक है, तो ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए जब हमारा संविधान बना है तो टोटल पूरे विश्व के 10 देशों से जो है हमने कुछ ना कुछ लिया था। कितने देशों से, पूरे वर्ल्ड के जो है 10 देशों से जो है हमने अपने संविधान को जो है बनाया था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं। तो ये हो जाता है जो भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा, ये जो सभी चीजें ली गई हैं जिसमें आपका स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, ये लिए गए हैं आपके फ्रांसीसी संविधान से। ठीक है, ये जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है। संघवाद की बात हो रही है, संघवाद जो है आपका कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो संघवाद है वो लिया गया है आपका कनाडा के संविधान से। कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट यहां पर माना जाएगा। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और सारे जो क्वेश्चन हैं आपको जो है रट लेने हैं, क्योंकि ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई सी भी परीक्षा दे रहे हैं सभी में यही पूछे जाएंगे। इसकी फ्री पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर हम सभी वीडियो की फ्री पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो नहीं आपसे पूछा गया यहाँ पर कौन सा नहीं है मुख्य विशेषता। तो यहाँ पर जो मुख्य विशेषता नहीं है उसमें हो जाता है आपका त्रिस्तरीय सरकार है, बिल्कुल यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, त्रिस्तरीय सरकार हो जाती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, ये भी हो जाता है, लेकिन सबसे छोटा, ये तो आप जो है पढ़कर ये आंसर लगा सकते हैं, सबसे छोटा जो लिखित संविधान हमारे देश का नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हैं तो इतना तो आप जानते ही हैं कि हमारा जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो डी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ है। जो भारतीय संविधान है वो कितने शब्दों का बना हुआ है ये आपको बताना है। तो शब्द पूछे गए हैं, केवल शब्द आपको बताने हैं यहाँ पर, और शब्द जो यहाँ पर दिखाए गए हैं वो दिखाए गए हैं आपके 1,20,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसमें आपके 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 22 तो आपके भाग हो जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 जो है अनुच्छेद हो जाते हैं। ठीक है, और 8 इसमें जो है अनुसूचियां हो जाती है जब हमारा मूल संविधान बनकर जो है तैयार होता है। ठीक है, और अगर वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में यहाँ पर जो भागों की संख्या वो तो हो जाती है 25, अनुच्छेद हो जाते हैं लगभग 470 के आसपास, और अनुसूचियां हो जाती है हमारी 12। ठीक है, इस तरह से जो है आपको सारी चीजें यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी।
अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है, ये भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं। ये क्वेश्चन हमने भी आपको बताया, भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं। तो अनुसूचियां की बात हो रही है, भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हो जाती है जो भारत के संविधान में। ठीक है, तो डी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है अनुच्छेद 49, और 49 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ये हो जाता है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करेंगे जो 48 है हमारा, 48 हो जाता है ये हो जाएगा जो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित। ठीक है, आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कृषि से संबंधित, कृषि या फिर हो जाएगा पशुपालन से संबंधित। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और जो 48 है वो आपका हो जाता है पर्यावरण से, कई बार आपकी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा आपका 48 है। और जो आपका है 50, ये आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? जो आपकी न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका, और एक आपकी हो जाती है कार्यपालिका, इनके पृथक्करण से जो है संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है कार्यपालिका, इनसे संबंधित हो जाते हैं सारे। ठीक है, करेक्ट आंसर जो इसका हुआ है वो हुआ है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। राज्य की और नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, वो कौन से हो जाते हैं? तो वो हो जाएंगे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, जब कोई राज्य जो है नीतियों का निर्माण करता है तो उनको जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को जो है ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और ये जो नीति निदेशक सिद्धांत है ये कहाँ से लिए गए हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं, और इनका जो अनुच्छेद है, जो इनका उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है 36 से 51 तक। ठीक है, तो आर्टिकल हो जाता है हमारे 36 से हो जाएगा 51 तक, इनको जो है इसमें रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राजनीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं? तो हमने आपको ऊपर ही बता दिया किससे प्रेरित हैं, तो ये तो हो जाएंगे आपके आयरलैंड से प्रेरित। ठीक है, तो ये जो है हमने आयरलैंड से लिए हुए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बार बार जो है आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको जो है सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर देख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? क्वेश्चन को किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, किसी भी लैंग्वेज में आपको दे सकता है, आपको जो आंसर है वो आपका एक ही होना चाहिए, और वो हो जाएगा यहाँ पर आयरलैंड। ठीक है, तो अलग अलग परीक्षाओं में जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और पैट में तो ये 2 बार क्वेश्चन आपका बना है। अगला क्वेश्चन हमारा, 42वें संविधान के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जो है जोड़ा गया है? कौन सा जोड़ा गया है 42वें संविधान में? तो ये जोड़ा जाता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन हो जाता है। ठीक है, और ये 42वां जो संविधान संशोधन है ये कब होता है ये भी आपसे एक बार पूछा गया है। तो ये होता है जो 42वां संविधान संशोधन है आपका, ये होता है आपका 1976 में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और इसमें जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उनको जो है ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत शामिल किए गए हैं? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है शामिल किए गए हैं, तो ये किए जाते हैं 36 से 51 में। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा आर्टिकल है, और ये हो जाता है 36 से 51 तक, तो यहाँ पर दिए गए हैं आपके डीपीएसपी।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 40 है उसके अनुसार जो राज्य ग्राम पंचायतों को संगठन करने के लिए वो जो है कदम उठा सकता है और ऐसी शक्तियां जो है प्रदान कर सकता है जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाती है। ठीक है, योग्यता के लिए आवश्यक हो जाती है। तो आंसर जो है सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? क्या है जो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? वीडियो की स्पीड अगर ज्यादा है तो आप अपने हिसाब से उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। फिलहाल 39 का जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत जो है ये आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो कानून के सामने समानता से संबंधित हो जाता है ये हमारा आर्टिकल 40। ठीक है, ये हो जाता है विधि के समक्ष समता या समानता से संबंधित। और ये जो है अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम हुआ था और वो हुआ था ROR का, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ए जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा का जो स्रोत है वो क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत, तो अवधारणा का जो स्रोत है वो हो जाता है यहाँ पर यूएस से। ठीक है, यूएसए से जो लिए गए हैं मौलिक अधिकार लिए गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं किस में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं आपके 12 से 35 में। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 में जो है आपको देखने को मिलेंगे मौलिक अधिकार, और ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? कानून के समक्ष जो है समानता प्रदान करता है वो कौन सा हो जाएगा? तो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है वो करता है आपका आर्टिकल 14। ठीक है, यही हो जाएगा विधि के समक्ष शासन। तो 14 का जो है ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 42 का बी। अगला क्वेश्चन हो जाता है, के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? तो किसके पास है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति? 43 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो मौलिक अधिकार को लागू करने की जो शक्ति है वो हो जाती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास में। तो ये जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। जो मौलिक अधिकार हैं उनको जो है सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय जो है उनके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। जो अनुच्छेद 32 है हमारा, जो आर्टिकल है आपका 32, इसके तहत तो आपका आ जाएगा जो उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है। इसके अलावा 226 में जो है, आर्टिकल 226 में जो है उच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है, और यहाँ पर हो जाएगा ये आपका उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो दोनों जो है आपको यहाँ पर याद रखने हैं। आर्टिकल 32 की बात करेंगे तो ये आपका उच्चतम न्यायालय से संबंधित हो जाएगा, और 226 की बात करेंगे तो ये आपका उच्च न्यायालय से संबंधित हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? 44 हो जाता है यहाँ पर, कौन सा निषेध यहाँ पर शामिल नहीं है शोषण के विरुद्ध अधिकार में? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपका बेगारी का निषेध हो जाएगा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध हो जाएगा, और तस्करी का निषेध भी हो जाएगा। लेकिन अस्पर्धता का जो है निषेध यहाँ पर नहीं माना जाएगा, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, तो बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों को जो निलंबित किया जाता है वो किया जाएगा आपका अनुच्छेद 359 के तहत। ठीक है, और ये दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है आर्टिकल 359 के तहत। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें कौन से जो है निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, तो ये निलंबित नहीं किए जाएंगे। एक तो आर्टिकल होता है 20 और एक होता है आपका 21। ये जो है आपके निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया है। तो भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया है। तो भारत रत्न और पद्म श्री को जो प्रारंभ किया है वो किया गया है अनुच्छेद आपका 18 के तहत। और ये 18 हुआ है जिसमें आपका उपाधियों का अंत किया गया था। ठीक है, उपाधियों का अंत भी जो है यहाँ पर किया जाता है इसी आर्टिकल के तहत। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है, उपाधियों का अंत इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का आंसर करिए। तो पहले में आपके दिए गए हैं जितने भी प्रावधान किए गए हैं, और दूसरे में आपके दिए जाते हैं अनुच्छेद, कौन सा जो है किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा दिया गया है, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का जो निषेध है वो किस में किया गया है। तो ये किया जाता है आर्टिकल 15 के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो है 15 हो जाएगा यहाँ पर। कारखानों में बालकों के नियोजन का जो प्रतिषेध है वो किया गया है आपका अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, इसी तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपसे जो है पूछा गया क्वेश्चन है। एक आ जाता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। तो ये आपका आ जाता है आर्टिकल 22 के तहत। ठीक है, और एक आता है आपका जो अस्पष्टता का, वो हो जाता है आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है, तो इस तरह से आपका ए का 2 हो जाएगा, और ए का 2 दिया गया है आपका 2 ऑप्शन में दिखा रखा है यहाँ पर, और बी का हो जाएगा हमारा 3, सी का हो जाएगा हमारा 1 और डी का हो जाएगा 4। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है। तो ये जो अधिकार की रक्षा करता है ये करता है जो हमारा आर्टिकल 21 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 21 जो है किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है, और ये जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से भी संबंधित है। ठीक है, ये हो जाता है आर्टिकल 21। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय, जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। जो मानव तस्करी होती है उसको जो है बंद करता है, और जबरदस्ती जो मजदूरी कराने वाली जो बंधुआ मजदूरी थी उस पर जो हो जाए प्रतिबंध लगाता है, वो कौन सा आर्टिकल हो जाता है। तो ये लगाता है यहाँ पर आर्टिकल 23। ठीक है, 23वां जो ये आपका अनुच्छेद है, ये जो इन सभी पर जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। कौन सा मौलिक अधिकार है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो अल्पसंख्यकों के जो हितों की संरक्षण की बात करेगा वो करेगा आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आपका शिक्षा संबंधी अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये दिया गया है आपका आर्टिकल 29 से और 30 में। ठीक है, ये आर्टिकल भी आपसे पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। 29 और 30 इसमें जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों से आपके क्वेश्चन बनते भी हैं। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए निम्न में से कौन सा जो है अनुच्छेद है। तो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए आ जाता है यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा अनुच्छेद 29। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर यहाँ बात करेंगे जो हमारा आर्टिकल दिया गया है 27, तो इसमें कहा गया है किसी भी धर्म विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के करों के संदाय में संबंधित जो है स्वतंत्रता यहाँ पर दी जाती है 27 में।
ठीक है। 26 में बात करेंगे तो धार्मिक कार्यों के जो प्रबंध की स्वतंत्रता यहाँ पर की गई है 26 में। और 30 में क्या किया गया है, तो 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक संस्थान की जो स्थापना है उनसे जो है संबंधित अधिकार यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन हमारा हमारा हो जाता है 52 और टोटल 100 क्वेश्चन हम यहाँ पर इसमें कर रहे हैं। फिलहाल बात की गई है हमारी क्वेश्चन नंबर 52 की, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, जब पूछा गया अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, तो ये हो जाएगा 29। ठीक है, आर्टिकल 29 जो है ये करता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण करता है। ये भी सेम क्वेश्चन है, कई बार जो है आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये करता है, इसमें भी आपका जो है आ जाएगा 29। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आ गया है 29, ये रिपीट क्वेश्चन था हमारा। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य बताया गया है वो आपको बताना है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में जो सत्य कथन है उसमें आ जाता है आपका, मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। तो डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, बाकी जो हमको निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है और ये कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। जो संवैधानिक उपचार है उनका जो अधिकार है वो किसके तहत आता है। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आएगा आपका मौलिक अधिकारों के अंदर। ठीक है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आपका आ जाता है जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, जो मौलिक अधिकार है, ये आपके कहां से कहां तक लिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं आपके आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार। कहां से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान ने किस विशेष उत्तरदायित्व को सौंपा है। विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है, किसको सौंपा है विशेष उत्तरदायित्व, तो ये जो सौंपा गया है ये सौंपा गया है आपका उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को जो है ये जो है उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये किस संविधान से, किस भाग से संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाता है आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 12 से 35 में इनका उल्लेख है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। जो शिक्षा का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, और ये जो संबंधित है तो ये संबंधित हो जाएगा आपका 21A से। अनुच्छेद 21A में जो है ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 21A। ठीक है, इससे जो है संबंधित हो जाएगा, और शिक्षा का जो है अधिकार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है किया जाता है। कितने वर्ष से, ये भी क्वेश्चन आपका बना है एक बार, कितने वर्ष से। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में किसी परीक्षा में पूछा गया था, कितने वर्ष का जो है यहाँ पर रखा गया है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है ये अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों की शिक्षा का प्रोत्साहित करना है। किस आयु समूह के बच्चों को शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है और बदल कर जो है पूछा गया, थोड़ा सा आंसर वही रहेगा हमारा। ये हो जाएगा यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, उनको जो है प्रोत्साहित करता है स्कूल जाने के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए, और अनिवार्य बना देता है जो है ये प्रावधान इसको। अगला क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के तहत निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल जो अनुच्छेद है हमारा 19 के तहत। ठीक है, ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, और प्रेस की स्वतंत्रता का जो है उल्लेख किया गया है आर्टिकल 19 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रेस का मतलब है जो आपका बोलने की जो वाक की जो स्वतंत्रता है वो आपको मिल जाती है यहाँ पर।
ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं भारतीय संविधान में, ये आपको बताना है। 8, 9, 10, 11, 61 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और इसमें पूछा गया कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य दिए गए हैं आपके जो है 11। ठीक है, डी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। 11 जो है मूल कर्तव्य यहाँ पर दिए गए हैं। और पहले जो संविधान में कितने जो है मूल कर्तव्य थे, तो उस समय जो है ये 10 थे, और अब जो है 11 मूल कर्तव्य आपके हो जाते हैं वर्तमान में। ठीक है, तो वर्तमान में आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में हो जाते हैं ये 11 मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है मौलिक कर्तव्य से संबंधित 51 ए को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया है। 51 ए को जो है शामिल किया गया है मौलिक अधिकार में। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया जाता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम। और ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये कब आया था, तो 42वां आ जाता है ये आपका 1976 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को जो है उल्लेखित किया गया है, किस में उल्लेखित किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है भाग 4 के में। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे जो है इसी तरह के पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई सी भी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे पेंटीग्रेड दे रहे हैं, जीआईसी प्रवक्ता दे रहे हैं, या पैट दे रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की कोई सी भी परीक्षा दे रहे हैं, यूपी पीएससी में जो पीसीएस में भी जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हो जाता है भाग 4 का कै, जिसमें मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक की संतुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो भारत के संविधान में जोड़ा गया था जो है मूल कर्तव्यों को, तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है निम्नलिखित में कौन सी समितियों ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। तो सेम क्वेश्चन है और यही आ जाएगा आपका जो हमारी है स्वर्ण सिंह समिति, इसकी सिफारिश पर जो है ये जोड़ा जाता है आपका। और कब जोड़ा जाता है, तो ये हमने आपको बता दिया है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आ जाता है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे मूल संविधान में। ठीक है, तो मूल संविधान में किए गए थे 10। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में जो है 11 जो है आपके मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो मौलिक कर्तव्य में जो आपकी भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना ये हो जाएंगे। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि और मानववाद विकसित करना भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सभी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये माना जाएगा। ठीक है, भारत निम्नलिखित में से जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सभी हो जाते हैं मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है ये भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इनमें से कौन सा है जो मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आएगा। तो मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में जो है लोक चुनाव में वोट डालना जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना आ जाएगा। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना भी आ जाएगा। संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कद्र करना भी आ जाएगा। ठीक है, कौन सा नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा मौलिक कर्तव्य का उल्लेख इनमें से किया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है उनका जो उल्लेख है वो किया गया है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख, तो मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है वो किया गया है अनुच्छेद 9 ए में। ठीक है,
मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो किया गया अनुच्छेद 4 के भाग ए में। ठीक है, भाग 4 ए में जो है इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? संघ कार्यकारिणी की बात हो रही है, तो इनमें जो शामिल नहीं है उसमें आपके हो जाते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री, ये जो है उसमें शामिल नहीं होते हैं। बाकी उपराष्ट्रपति शामिल हो जाएंगे, प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे और राष्ट्रपति भी हो जाएंगे। जो भारत की संघ कार्यकारिणी है, संघ की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बात करेंगे केंद्र के बारे में। ठीक है, संघ का मतलब जो है यहाँ पर केंद्र हो जाता है। और केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में जो है राज्यों के मुख्यमंत्री का जो है कोई भी काम नहीं होता है। आपसे पूछा गया कौन शामिल नहीं है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री जो है उसमें शामिल नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? तो ये तो सभी जानते हैं, 5 वर्षों का जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। ठीक है, और ये पहला जो है व्यक्ति माना जाता है भारत का। निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? नहीं करता है। आपको क्वेश्चन को बड़े जो है ध्यान से पढ़ना है, वहां नहीं पूछा गया है या फिर हाँ पूछा गया, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 72 और इसमें पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करता है। तो ये नहीं करता है आपका जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं ये तो हो जाएंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी हो जाएंगे, और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य वो भी हो जाएंगे। लेकिन विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य वो इसमें जो है संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ पर 73 और इसमें कहता है भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो हो जाती है अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, किसके पास है? तो ये है आपका राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो हो जाती है 123 के अंतर्गत। ठीक है, ये हो जाता है। और वो जो है कभी भी जो है गंभीर होने अनिवार्य जो है होने चाहिए, तभी जो है उनका वो अध्यादेश जारी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है नामित किया जाता है 12 जो है सदस्यों को। और ये जो 12 सदस्य हैं वो आपके होने चाहिए साहित्य से, विज्ञान से, कला से या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में, जिनको अनुभव जो है होना चाहिए उन लोगों के पास उस क्षेत्र का। ठीक है, तब जो है उनको सेलेक्ट किया जाता है सदस्यों के रूप में राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये जो मनोनीत किया जा सकता है वो किया जा सकता है यहाँ पर 12 सदस्यों को। ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपका बिल्कुल। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो किसके पास होती है जो अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति? तो ये जो शक्ति है ये हो जाती है भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और किसी के पास जो है शक्ति नहीं होगी किसी को भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का जो है इस्तेमाल किया है? अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है। तो ये हो जाता है भारतीय डाकघर विधेयक। ठीक है, ये हो जाता है जब अपनी वीटो शक्ति का जो है उपयोग किया गया था। भारतीय डाकघर अधिनियम आया था जब राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। ठीक है, तो 3 प्रकार की जो है वीटो की शक्ति होती है। कौन कौन सी होती है वीटो की शक्ति? तो एक तो होती है आपकी पूर्ण वीटो, 3 प्रकार की यहाँ पर बात करेंगे। एक तो आपकी पूर्ण वीटो हो जाएगी। ठीक है, दूसरी हो जाती है यहाँ पर पॉकेट वीटो। ठीक है, ये बार बार चर्चाओं में रहती है पॉकेट वीटो। और एक तीसरे प्रकार की हो जाती है हमारी जो निलंबित वीटो। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी निलंबित वीटो।
ठीक है, 3 प्रकार की जो है यहाँ पर आपको ये वीटो देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? जब राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है और वो जो पहले ही जो है किसी कारणवश कार्यकाल पूरा होने से पहले ही जो है अपना त्यागपत्र देना चाहता है, तो वो देगा यहाँ पर उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो ये जो देगा 56(1) के तहत जो है यहाँ पर ये जो है आपका त्यागपत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा वो आपको बताना है। गलत कथन आपको बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। 61 में किया गया है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन। महाभियोग प्रस्ताव संसद में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल। लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है जो महाभियोग लगाना है। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जाना है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी और महाभियोग पर जो है लेकर चला गया कि जी महाभियोग लगा, तो ऐसा नहीं होगा। उसमें जो है आपका सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से जो है उसको पारित होना चाहिए, तब जो है महाभियोग लग सकता है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, तो डी जो है बिल्कुल गलत यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, यहाँ पर आ जाएगा, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए वो जेल भी गए? तो कौन है जो जेल भी गई हैं, आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जेल भी गए थे? तो ये हो जाते हैं आपके वी गिरी, डॉक्टर वी गिरी जो है यहाँ पर हो जाते हैं। और ये बात है कब की? तो ये बात है आपके 1913 की। ठीक है, 1913 में डबलिन यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई की थी इन्होंने, और 1916 में इन्होंने आयरलैंड के सीन फीन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नीलम संजीव रेड्डी भारत के जो है कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी कौन से नंबर के थे? तो नीलम संजीव रेड्डी ये हो जाते हैं आपके 6ठे नंबर के। ठीक है, 6ठे नंबर के भारत के राष्ट्रपति हो जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कब की बात है? तो ये बात है आपके 1977 से और 1982 की। 87 से जो है 1982 तक तो जो है ये राष्ट्रपति रहते हैं। ठीक है, और ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, तो ये जो रेड्डी थे बिल्कुल निर्विरोध ये चुने गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं? तो निर्विरोध चुने जाने वाले हो जाते हैं ये पहले। ठीक है, निर्विरोध जो है चुने जाने वाले। ठीक है, और ये हो जाते हैं पहले राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 82 नंबर, भारत का निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? भारत का निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो निर्विरोध जो निर्वाचित होता है वो होता है यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को जो है किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है, तो ये हो जाता है एन संजीव रेड्डी। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामनाथ कोविंद को 2017 में भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? तो 2017 में जो है चुना जाता है आपका राष्ट्रपति को, रामनाथ कोविंद को, और ये कौन से नंबर के थे? तो ये हो जाते हैं 14 नंबर के। ठीक है, 2017 से 22 में चुना गया था। और इसके बाद जो है अब वर्तमान में हमारी हो जाती है जो आपकी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू का जो है नंबर आपको याद रखना, तो वो हो जाती है 15 नंबर की राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये 2017 के राष्ट्रपति के बारे में, और अब पूछा जा सकता है आपका 2024 के जो राष्ट्रपति है, 2025 के जो राष्ट्रपति है उनके बारे में। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये थे आपके 14 नंबर के राष्ट्रपति। ठीक है, ये 14 नंबर के जो है राष्ट्रपति हो जाते हैं आपके।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? कौन है जो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलाता है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश। बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है आपका अनुच्छेद 66 के तहत। ठीक है, किसका होता है? उपराष्ट्रपति का होता है। और उपराष्ट्रपति जो है अभी जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अभी जो चुनाव होने वाले हैं, तो तब जो है आपको वहां से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अनुच्छेद 66 जो है इससे संबंधित हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाया जा सकता है, तो ये जो अधिकार है किसके पास सुरक्षित है? तो ये जो अधिकार है ये सुरक्षित है आपका राज्यसभा के पास। ठीक है, ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्यसभा के जो ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसमें राज्यसभा में जो है बहुमत से उसको पारित किया गया हो, तब वो हटाया जा सकता है। ऐसे नहीं कि कोई भी आके कह देगा हट जाओ, ऐसे नहीं हटेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इनको हटाने से पहले जो है आपको 14 दिन पहले जो है 14 दिन पूर्व जो है सूचना देनी होती है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का जो अधिकार है वो किसको है? मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का जो अधिकार है वो हो जाता है आपका भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और ये हो जाता है जो हमारा अनुच्छेद 72 है उसके तहत जो है राष्ट्रपति किसी को जो है किसी को मृत्युदंड से जो है उससे जो है क्षमा दे सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? संविधान लागू किया जा सकता है। तो संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो ये किया जाएगा आपका आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, 356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो यहां पर जो है 356 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है, तो ये लेता है आपका भारत का राष्ट्रपति। ये जो है बताएगा कि कौन जो है यहाँ पर योग्य है और कौन जो है अयोग्य है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे दल बदल कानून होता है उसमें जो है उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है, और भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं जब सदस्यों को जो है अयोग्य ठहराया जा सकता है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों की काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना में की गई थी, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। तो कब की गई थी, ईयर आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर 1993, यानी 1993 में जो है उसकी स्थापना की जाती है स्थायी समिति की। ठीक है, तो बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? तो कौन है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? 93 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाता है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो कितनी सीटें हैं जो आपकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो इनमें जो सीटें हो जाएंगी वो हो जाएंगी यहाँ पर 131। ये टोटल की बात हो रही है, टोटल जो है 131 हो जाएंगी। और इनमें जो है अलग अलग होती है, जैसे अगर अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी हो जाती है 84, और अगर अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगी आपकी 47। ठीक है, तो 84 और 47 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 11 और आपका 131।
ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों की मिलाकर अगर अलग अलग आपसे पूछी जाएगी तो अनुसूचित जाति की हो जाती है 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति की हो जाती है यहाँ पर 47 सीटें। इस तरह से जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपको देख लेने हैं। भारत का विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसमें प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। जो प्रथम लोकसभा है वो आयोजित की जाती है आपकी 13 मई 1952 में। कब की जाती है? 13 मई 1952 को की जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा आयोजित की गई है तो 13 मई 1952 को की जाती है। निम्नलिखित में कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्रवाई सामान्य नियमों का पालन नहीं कर रही है? सामान्य नियमों का जो पालन है वो नहीं कर रही है, वो आपको बताना है। 96 का जो करेक्ट आंसर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है व्यवस्था का प्रश्न। बी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर माना जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर होने वाले हैं। और लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की जो सूचना अवधि है, तो जो सूचना अवधि है वो हो जाती है यहाँ पर 1 माह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में सदस्यों द्वारा जो निजी विधेयक पेश करने की न्यूनतम सूचना अवधि है वो 1 माह जो है पूर्व होती है। ठीक है, 1 माह पहले आपको बताना होगा। और यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थनों की आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। कितने जो है सांसद होने चाहिए? तो ये होने चाहिए यहाँ पर कम से कम 50 सांसद जो है अनिवार्य हो जाते हैं। ठीक है, जब भी भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो उसमें जो है 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास जो है वोट डालने का अधिकार होता है? टाई अगर हो जाता है, वो उनका जो मतदान है दोनों तरफ से बराबर वोट आ जाते हैं, तो एक जो निर्णायक मत है वो कौन दे सकता है? तो निर्णायक जो मत है वो देगा यहाँ पर स्पीकर। ठीक है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये किसके जो है अनुसार देगा? तो ये दिया जाता है आपका आर्टिकल 101 के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 100 के द्वारा जो है ये मत देने का जो है निर्णायक मत देने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो है हमारा आज का जो है लास्ट क्वेश्चन बनता है और ये हो जाएगा संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत कितनी है? तो जो अधिकतम ताकत हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर 550। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ पर जो है जो पहले थी वो थी हमारी 552। ठीक है, कितनी थी पहले? पहले थी हमारी 552। और अभी जो है हाल फिलहाल में जो है 104वां संविधान संशोधन हो जाता है। 104वां जो संविधान संशोधन जो है हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और ये कब होता है? तो ये होता है हमारा 2019 में। और इसमें जो है जो हमारी वो 2 सीटें थी उनको जो है यहाँ पर हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब कितनी बच जाती है? तो अब बच जाती है यहाँ पर 550। ठीक है, तो 2 सदस्य कौन थे? तो वो थे भारतीय जो आंग्ल भारतीय समुदाय से, और आंग्ल भारतीय समुदाय जो है अब नहीं होते हैं, तो इसीलिए जो है उनको हटा दिया गया। तो अब कितनी सीटें हैं? वहां पर हो जाती है केवल 550 सीट। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। कल आपको हम इसी समय मिलेंगे और कल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर एक बेहतरीन क्लास ज्योग्राफी की। ठीक है, उसमें भी आपको 100 क्वेश्चन इसी तरह से हम कराने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन की वीडियो जो है यहाँ पर प्रतिदिन अपलोड होंगी, आपको जो है बने रहना है हमारे साथ। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।